जंग का शिकस्त या फतह का फैसला हुआ। और ईरान अमेरिका जंग के अंदर भी आप देखें कि दोनों जानिब से जो एरियल सुप्रीमेसी है दर हकीकत ये उसकी जंग लड़ी गई जिसके अंदर अमेरिका इसराइल की बर्तरी बज़ाहिर तो दिखाई। तीनों रिसेंट वॉर्स, बड़ी वॉर्स मैंने जिक्र किया और उसके अंदर एक थाईलैंड कंबोडिया का तनाज़ा भी आता है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसने पूरे तरीके से ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि एरियल वॉरफेयर ही फ्यूचर वॉरफेयर है। अब एरियल स्ट्रेटजी जो है किसी भी मुल्क की या एयरफोर्स जो है किसी मुल्क की वो डोमिनेट करती हुई आपको दिखाई देगी। कि अमेरिका ने कहा जाता है कि वो इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट जो है ना मल्टी डोमेन फाइटर फोर्स है, वो दे कैन फाइट इन ऑल डोमेन। अच्छा, अब इसमें बड़ा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम मार्का हक या बुनियानु मरसूस की तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एवोल्यूशन है फ्रॉम 1947 टिल नाउ वो कैसी रही, और इसमें जो आपसे हम जानना चाहेंगे वो पर्सनल आपका एक्सपीरियंस भी होगा। बल्कि मेरा ख्याल है शुरू वहीं से करेंगे कि जिस दिन आप फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुए, एकेडमी में गए, तो तब वहाँ क्या माहौल था, कैसी आपकी फैसिलिटीज़ थी। आज जो बच्चे सेलेक्ट होकर जाते हैं तो उनकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उनकी डेफिनेटली ट्रेनिंग भी इवॉल्व हुई है साथ साथ, लेकिन वो आपका वाला सिनेरियो या सीन्स क्या थे, ट्रीटमेंट क्या थी, रगड़े कैसे लगते थे, और आज जो है आज क्या है? मैं बेसिकली पहले तो वो थोड़ा सा इवॉल्व का बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी कि हमारे जैसे जो हम जिनको फोर फादर्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स ना, एयर मार्शल असगर खान, नूर खान, तो जब एयर मार्शल असगर खान बने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, कमांडर इन चीफ पाकिस्तान एयरफोर्स के 1956 तक इट वाज रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स और फिर उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स, तो उन्होंने ये कहा कि यू शुड ट्रेन, ठीक है, टू फाइट आउट नंबर, क्योंकि एडवर्सरी आपसे बड़ा रहेगा, आप नंबर्स में उसको मैच नहीं कर सकते। तो एक तो ये जो आपका डॉक्ट्रिन या इथोस के आपके मतलब एक समझें कि आप खून में शामिल हो गया कि जो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, बिल्कुल, कि यार आपने ये नहीं कहना कि सर मैं गया तो आगे 3 जहाज़ थे तो मैं कुछ नहीं कर सका। तो पहले दिन से यू शुड थिंक कि हाँ मैंने आउट नंबर्ड फाइट करना है। तो एक तो उस पर ये हुआ कि हम अब कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते कि हम इतने अच्छे हो गए, हम इतने तगड़े हो गए, तो हम हमेशा ऑन टोज रहते हैं। आपकी ट्रेनिंग ही 1 वर्सेस 3 होती है मेरे ख्याल में, तकरीबन इसी तरह, मतलब आप एग्जैक्टली कभी आप 1v2 भी 2v1 हम उसको 2 वर्सेस 1 कहते हैं, या इस तरह करके ना 4v2, 4 जहाज़ इधर 2 जहाज़ इधर, लेकिन आप आउट नंबर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है कि यार जनरली आप हमेशा आउट नंबर ही होंगे बिकॉज इंडिया आपसे नंबर्स में और वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, इकॉनमी भी और पॉपुलेशन ऑल दैट। दूसरा जो है इसमें एयरफोर्स का जो प्रोफेशनलिज्म का, मैं इसके बाद कहूँ कि जो हमें वो पहली चीज़ जो हमेशा से जब आप गेम प्लान बनाते हैं ना कि मैंने उनसे लड़ना है, उन्होंने इनसे लड़ना है, तो आप हमेशा कहते हैं कि यार गिव बेस्ट ऑप्शंस टू एनिमी एंड वर्स्ट टू योरसेल्फ। तो आप यूँ कभी नहीं सोचते कि अच्छा इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ तो मेरे जहाज़ में ये मसला नहीं होगा। वो आप तैयारी करके जाते हैं कि अच्छा वो दोनों आएंगे, उन दोनों के रडार ठीक होंगे, हम दोनों जा रहे हैं तो हम दोनों में से शायद एक का रडार ख़राब हो जाए, शायद दोनों का भी हो जाए। तो आप अपने लिए ज़्यादा चीज़ें मुश्किल करते हैं। तो वो अक्सर हम यही कहते हैं कि यार हमारी जितनी ट्रेनिंग में जो है ना फिटिंग होती है कि आपने इतना टफ टाइम दिया होता है, तो एक्चुअल कॉम्बैट जो 2019 में 2025 में वो लोगों ने कहा यार आपको डर नहीं लगता ये वो, मैं क्या किसी पायलट से जाके पूछ लेना, वो सबसे पहली बात ये करेगा यार इससे ज़्यादा जो है ना ट्रेनिंग हो चुकी है, इससे ज़्यादा टफ टाइम ट्रेनिंग में मिला था। ठीक है, कोर्सेज होते हैं CCS कॉम्बैट कमांडर स्कूल एक्सरसाइजेस, वो जो आपका सीनियर है ना वो आपको इतना ज़्यादा वो करता है कि ये सिनेरियो है, ये है, या जितना आप सोच सकते हैं ना, अच्छा इंडिया अगर ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, जब आप जाते हैं एक्चुअली तो इंडियंस जो हैं वो मतलब अल्लाह के फजलो करम से वो अपने डेल्यूजन्स में ज़्यादा खुश हैं कि बॉलीवुड में हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रैक्टिकली वो थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हैं, या मतलब मैं उनको प्रोफेशनल एयरफोर्स ही कहूँगा, ये नहीं है कि वो कोई बहुत नालायक लोग होंगे, लेकिन जब आपको गरूर आ जाता है ना कि यार मैं इनसे बड़ा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट, और उसमें उस चक्कर में फिर आप जहाज़ों का गुरूर और अपना बड़ा होने का गुरूर, तो गुरूर, मोदी साहब की हिंदुत्व की भी और अब तो मुसलमानों की और वो सारी, तो आपका एक जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो आपके प्रोफेशनलिज्म को फिर वो कट डाउन कर देता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है ना ये वाकई मतलब कि लोगों से आप पूछेंगे कभी कि यार एक्चुअल जब वो हम कॉम्बैट में गए तो हम उससे ज़्यादा हम टफ टाइम पहले देख चुके थे। तो एक तो ये कुछ 2-3 चीज़ें मैंने कहा ट्रेनिंग में बता दी। बाकी जो है जो हमारा टाइम और अभी का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था, जो अभी भी मतलब करंट लीडरशिप हैं जो चीफ हैं चीफ मार्शल बाबर सिद्धू के, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने वो सीन बताएं कि जब आप गए थे तब क्या था, आपको शौक लगा था जाके कि आप तो टॉप गन बनने आए हैं और आपको भाई यहाँ पे क्या मिला है और खाने में क्या है और पीने में क्या है, थोड़ा सा वो उस टाइम पे मेरा ये था कि मुझे बचपन से शौक था पायलट बनने का, और मेरे जो वालिद साहब हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो हमारी ना घर में कॉन्टीन्यूस लड़ाई चलती रही मैट्रिक तक भी, फिर मैट्रिक के बाद FSC में प्री मेडिकल लेना है, प्री इंजीनियरिंग लेना है, तो मैंने प्री मेडिकल लिया क्योंकि उनका डॉक्टर बनना है, लेकिन मैंने कहा जी मैंने बनना तो पायलट ही है। तो एक तो वो लड़ाई घर में ना एक ड्रामा चल रहा था एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले
फाइनली खैर मैं चला गया। वो थोड़े से नाराज़ भी थे। जब मैं एकेडमी गया मैंने कहा अच्छा अब तो बस मैं जा रहा हूँ, आगे एक जहाज़ तैयार खड़ा हुआ है और राशिद मिन्हास की तरह मैंने जाना है, बस बैठना है और उड़ाना शुरू कर दे। तो वो जब हम गए तो आगे जो इस्तकबाल हुआ और जो मुझे उस दिन पता लगा कि 1.5 साल तक आपकी फ़्लाइंग नहीं होती, तो आप जहाज़ के करीब भी नहीं जाते। 1.5 साल तक सिर्फ ट्रेनिंग, पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें। तो पहला तो ख्वाब वहाँ जाके टूट गया कि अच्छा मैं 1.5 साल तो मैं पायलट बन ही हाथ भी नहीं लगा हाथ सकता भी नहीं लगा सकता। उसके बाद डेफिनेटली जो मिलिट्री एकेडमीज़ हैं उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड रूटीन, जो वो सारा कुछ, क्योंकि आपने डिफरेंट बैकग्राउंड से आया हुआ है। हर बंदा जो है ना वो कोई किसी मतलब इवन मेरे मतलब जो कोर्समेट्स हैं उनमें क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है, तो वो माइनॉरिटीज़ में कम होते हैं, बट उसके अलावा जो बैकग्राउंड्स हैं कि कोई इस्लामाबाद से आया है, ठीक है, वो अपने जिनको हम उस टाइम मतलब स्लैंग में बर्गर कहते थे, एक बंदा गांव से लिटरली, मतलब मैं खुद गांव से ही था। कहाँ से ताल्लुक है? मेरा ज़िला खुशाब डिस्ट्रिक्ट अच्छा, सोन वैली से, मैं भी अमान हूँ जी वैसे। जी। अच्छा मैं तो वो ये मैंने जानबूझकर पूछा। अच्छा तो वो उसके अलावा कोई और दूर दराज इलाके से, इंटीरियर सिंध से, बलोचिस्तान से सारा। तो एक तो ये कि आपने ना आपके पास वो आए 18 साल के सारे उस टाइम एज, मतलब सारे अपने पीक पे जवानी में, और तो एक तो आपने सबसे पहले ना सारों को एक सांचे में ढालना होता है। उसके लिए जो ट्रेनिंग है, जो सख्तियाँ हैं, वो सारी की सारी वो स्टैंडर्ड सारों नहीं उससे गुजरे होते हैं, वो रगड़ा और वो सारा। दूसरा साथ पढ़ाई जो है हमारी, क्योंकि एक और बड़ा एयरफोर्स मतलब बाहर लोगों को लगता है कि पता नहीं शायद ये पढ़ाई से भाग के फ़ौज में चले गए। तो जितनी पढ़ाई मैंने मेरे घर में मैंने बताया वाले साहब डॉक्टर हैं, बेगम डॉक्टर है, तो मैंने कहा इतनी पढ़ाई में तो मैंने डॉक्टर बन जाना था जितनी यहाँ इन्होंने करवा दी है। तो दूसरी पढ़ाई जो है ना, एरोडायनेमिक्स, एरो इंजन, थर्मोडायनेमिक्स, जहाज़ का इंजन कैसे काम करता है, तो पूरी इंजीनियरिंग है आई थिंक। तो वो अब आप पायलट नहीं बन सकते उसके बगैर। तो वो प्रॉपर एक बीएससी की आपकी फ़िज़िक्स की पढ़ाई जिससे रिलेटेड है सारा। अब आपने वो सारा जो रगड़ा और आपकी जो टफ़ ट्रेनिंग और जो परेड और जो मतलब फिजिकल भी, मेंटल भी, बिल्कुल वो भी करना है, और साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई पे भी, क्योंकि अगर आप यहाँ फेल हो गए तो आपको फ्लाइंग तक तो पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। आप पहले ही यहाँ से रेलीगेट होकर और फिर टर्मिनल होकर घर चले जाएंगे। और उसके अंदर आप ये भी नहीं कह सकते कि सर मैंने कल शाम तक रगड़ा किया था तो मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था तो मैं अब पढ़ नहीं सकता, तो अगले दिन पेपर है तो है, ठीक है। तो उससे एक तो जो टफनेस बिल्ड होती है, तो करते करते फिर आपकी फर्स्ट टर्म होती है जूनियर मोस्ट, उसमें आप बिल्कुल ही जो है ना शूदर होते हैं, सारे आपसे सीनियर हैं। फिर आप सेकंड टर्म में आ जाते हैं तो निस्बतन थोड़ा सा कि अच्छा एक आपके नीचे भी आ गया है, लेकिन बाकी 6 टर्म्स होती थी टोटल हमारे टाइम पे। फिर जब आप थर्ड टर्म के बाद फिर आपकी फ्लाइंग भी स्टार्ट हो जाती है, फिर चीज़ें थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि अब वही बात है कि यही लगा कि अच्छा अब तो मैं पायलट बन गया, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन आप जब फ्लाइंग विंग जाते हैं और वहाँ जाके अब शुरू में फ़्लाइंग बड़ी मुश्किल है, लैंडिंग स्पेशली और सारी चीज़ें, और उसके अंदर जब आप वापस आते हैं और यहाँ पे वही रूटीन मेस एरिया में और सारा वो करके, और फिर खाना शाना भी कि शुरू में आपको 1 मिनट में आपने अपना सुबह नाश्ता ख़त्म करना है, तो उसमें हो गया तो हो गया, ना हुआ तो अब बगैर नाश्ते के आपने चलना है सारा दिन, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको समझ आना शुरू होता है कि अच्छा यार नहीं, इतना नहीं है कि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा अली हमज़ा और हम इसको जहाज़ की चाबियाँ दे देंगे। और खैर जहाज़ की चाबी नहीं होती, नहीं मैं ये कहना था नहीं होती वैसे, लेकिन वो मेरे ज़हन में क्योंकि वो बना हुआ था। ये एक मजाक वैसे चलता है कि जब आप जाते हैं ना अकेडमी में तो वो आपसे पूछते हैं कि हेलमेट लेके आए हो, चाबी लेके आए हो, तो हम समझे सीरियसली पूछ रहे हैं ना। हमने कहा नो सर हम तो नहीं लाए। उनका तो फिर तो तुम पायलट नहीं बन सकते, चाबी बनवा के लानी होती है साथ। बड़ा नहीं वैसे खैर, तो वो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता टूट के ना फिर आप रियलिटी में आ जाते हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि यार हाँ ठीक है सही। चाबी नहीं होती, खुलता कैसे जहाज कॉकपिट और वो स्क्रूज या कोई क्या? एक्चुअली अब तो खैर वो है कि हाइड्रोलिक के बाहर से आप उसको वो बटन दबाएं तो उसकी कैनपी खुल जाती है, लेकिन उसके अलावा उसका मैनुअल तरीका भी होता है कि आप जो है ना वो उसका स्विच है, बैटरी अंदर होती है जहाज़ के अंदर, तो आप उसका एक साइड से ना बस एक खोलें, उस साइड से जो उसका वो है कोई भी उसके अंदर बना होगा विंडो या कुछ भी, वहाँ पे बटन है या बाहर है सारा, तो आप उसको दबाएं और वो कैनपी खुद ही खुल जाती है। अच्छा दोबारा वापस आते हैं, आजकल क्या सीन्स हैं, जो एकेडमीज़ हैं, बच्चे हैं, जो यंग लॉट आ रही है, वो आप लोगों से डिफरेंट है या ज़्यादा पोटेंशियल है क्या? असल में अब जो चीज़ें चेंज हो गई ना, ये मॉडर्न और सारी, उसके दो इट कट्स बोथ फेज़ के। जिस तरह आप लोग मुझे कहते हैं कि यार आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, आप उसको शॉर्ट करें, अटेंशन स्पैन जो जनरली लोगों का कम हो और गया। ये बड़ा इशू है आजकल, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स देख के सबका अटेंशन स्पैन बस 30-40 सेकंड का तो ये एक इशू है। लेकिन उसका एक दूसरा फ़ायदा कि हम जो टेक्निकल चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी, कि अगर मैंने रेडार पढ़ना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो मैंने अगर फिज़िक्स में थोड़ी सी मेहनत कर ली थी तो शायद मुझे कुछ आइडिया हो, वरना मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उन चीज़ों को। अब जो आ रहा है, जिसको कंप्यूटर का पता है, जिसको इसका पता है, तो उसको अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता।
लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है ना तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें बिल्डअप हुई हैं कि अच्छा यार सेमी कंडक्टर्स होते हैं, हाँ ठीक है 1-0 करके, और आप डिजिटल में ये होता है। अच्छा फिर आपने जब अभी मैंने मोबाइल पे बात की तो मेरी साउंड वेव्स कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, वो गई दूसरे के मोबाइल में रिसीव हुई, वहाँ से फिर साउंड में कन्वर्ट हुई। मतलब ये बेसिक्स जिसको शौक हो वो कर सकता है। ये एक एडवांटेज जो था ना इस जनरेशन के पास, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वही हैं, बाकी तकरीबन वही है, ठीक है। जो ट्रेनिंग में एक और जो चेंज जो मैंने सुना मेरे बाद अभी रिटायरमेंट के बाद आया, वो ये अगेन वो जो करंट चीफ का मैं बात कर रहा था कि ऑपरेशन फिनिक्स के नाम से उन्होंने जो करके कि अब आप पहले 4 साल पढ़ाई करेंगे अपनी प्रॉपर BS या इंजीनियरिंग या कुछ करके, और आप वो सारा कुछ बिल्ड करके, क्योंकि हमारा साथ साथ चलता था, तो उन्होंने कहा नहीं आप पहले इनको कंप्लीट पढ़ाई करवाएं पूरे फोकस के साथ, सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग और पढ़ाई, फिर ये इसके बाद जो है ना ये फ्लाइंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा सिस्टम मेरा ख्याल है कि वो ये एक और एवोल्यूशन है। एक और एवोल्यूशन। अच्छा, वंस अगेन बैक टू एवोल्यूशन। हम थोड़ा सा PAF की हिस्ट्री के ऊपर बात कर लें। आपने पायनियर्स की बात की, फोरफादर्स की बात की। 47 में हमें सबको पता है जब पाकिस्तान बना तो बहुत कम एयरक्राफ्ट से, बहुत नाकारा किस्म के हमें मिले, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो तो ज़ाहिर है फर्स्ट जनरेशन भी नहीं थी। फर्स्ट जनरेशन मेरा ख्याल है हमारे पास जो फर्स्ट जेट्स आए वो F-86 अटैकर पहले आया था, बट इट वाज नॉट अ गुड एयरक्राफ्ट, और F-86 उसके F-86 से पहला अच्छा जहाज आप F-86 कह सकते हैं, जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। वहाँ से ज़रा स्टार्ट करें और आज जो हम एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनने जा रहे हैं उस तक आए ज़रा मुख्तसरन। ठीक है, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं इसको करूँ ना इनिशियली, तो मैं 2-3 फेजेस में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला फेज़ वही 1947 से 56 रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स, दैट वाज कम्प्लीटली ब्रिटिश। जेट एज से पहले वाला, उसमें जेट आ गए थे अटैकर आई थिंक 52-53 में, बट मेनली उसमें ज़्यादा वो टेम्पेस्ट और फ्यूरी इस तरह के हमारे पास फाइटर्स ही थे, जो प्रोपेलर वाले जो फाइटर्स थे, लेकिन वो थे सारे ब्रिटिश। जो वो भी आया वो भी ब्रिटिश था, जो अटैकर जो है ना उसके काफ़ी सारे मसले थे। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि इस टाइम तक जितने भी हमारे कमांडर इन चीफ थे ना वो ब्रिटिश होते थे, और उनकी एक अपनी थी कि हाँ पाकिस्तान शुड स्टे इन द ब्रिटिश कैंप। 54-55 में थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में चेंज आया, सीएटो सेंटो सारा, मैं वो उधर नहीं जाऊँगा, लेकिन हम बेसिकली हम USA के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। तो 55-56 के बाद जब आए नए कमांडर इन चीफ पहली दफ़ा जो पाकिस्तानी असर खान साहब, अब आपके पास जो था ना कि यहाँ पे आपने कहा कि नहीं हम ब्रिटिश से शिफ्ट करेंगे US इक्विपमेंट के ऊपर। उसके बाद तकरीबन 56 से लेके 65 तक आप 100% कह सकते हैं कि इट वॉज अमेरिकन। F-86 और F-104 फाइटर्स थे, P-57 बॉम्बर्स थे, T-33 ट्रेनर्स राशिद मिन्हाज से शहीद हुए, ये सारे अमेरिकन मेड हैं। तो एक तो ये शिफ्ट आया बहुत बड़ा, उससे हमारा प्रोफेशनलिज्म जो है वो मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, बिकॉज अमेरिकन्स जो हैं इक्विपमेंट में भी, और कुछ जो आपका फ़्लाइट सेफ्टी और जो आपका डॉक्ट्रिन और जो थिंकिंग है, ठीक है, उसमें भी कि मैं आपको एक छोटी सी किताब दूँ अटैकर की कि यार ये पढ़ लो और चले जाओ, और मैं आपको एक पूरा मैनुअल दूँ F-86 का कि यार ये सारा पढ़ना समझना, तो जो मेहनत करने वाला बंदा है उसके लिए ज़्यादा चीज़ मवाद मिल गया उसको। तो ब्रिटिश और अमेरिकन्स का कोई मतलब फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था। मैं अभी उसमें वो क्योंकि टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक और अच्छी वो ब्लेसिंग। फिर और उस ईरा को मेरे ख्याल है आप कह सकते हैं कि वहीं से हमारी जो एक सॉलिड फाउंडेशन है जिसके पर आज तक हम खड़े हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये क्वालिटी वाली एग्री करूँगा कि वहाँ से जो चीज़ें बनी ना, क्योंकि उसके बाद जो है जैसे वो ब्रिटिश होते थे कि वो आते थे और चले जाते थे, और आई एम श्योर वो पाकिस्तान एयरफोर्स को वो प्रोफेशनल बनाना चाहते होंगे, लेकिन उनकी एक्चुअल अगर लॉयल्टी इट्स विद ब्रिटिश तो मैं उनको कोई वो नहीं करूँगा। अब पाकिस्तान के जो चीफ हैं एयर मार्शल असर खान, उनकी 100% लॉयल्टी जो है वो है हम आ गए हैं 50 से 65 तक, तकरीबन 65 वॉर हुई। 65 वॉर के बाद फिर वही बात कि अच्छा अमेरिका आपका इतना अच्छा दोस्त था तो उसने सैंक्शंस क्यों लगाई, ठीक है, वो जियो पॉलिटिक्स में मैं अभी नहीं जाता। लेकिन जो चेंज आया एयरफोर्स में इक्विपमेंट वाइज वो ये आया, अब नूर खान साहब थे, नूर खान साहब जो हैं उन्होंने देखा कि अब क्या करें, तो डाइवर्सिफाई किया। F-6 आए जो MiG-19 की कॉपी है चाइनीज़, वो आए चाइना से, और मिराजेस 1967 में MM आलम साहब 65 के जो वॉर हीरो वही पहले 6 जहाज़ लेके आए फ्रांस से। तो जब 1971 वॉर हुई ना, तो अब आपके पास इस तरह थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन थी कि आपके पास अमेरिकन भी, आपके पास फ्रेंच भी और चाइनीज़ भी है, ठीक है। तो ये एक 71 के बाद जो है वो तकरीबन इसमें चेंज आया, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो सैंक्शंस दोबारा बढ़ी सारी। 73-74 में F-6 रीबिल्ड फैक्ट्री चाइनीज़ की मदद से हमने बनाई कि यार इसको हमने ओवरऑल करना है, क्योंकि जहाज़ एक F-6 अगर ओवरऑल के लिए जाता है 200, 300, 400 घंटे फ्लाई करने के बाद, तो चाइना जाएगा फिर वापस आएगा, तो यहीं कामरा में जो है ना वो बना दी। तो
एक वो मेरा ख्याल है कि टर्निंग पॉइंट था कि आज वही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है बन चुका जिसमें है। हम माशाल्लाह जब अपना JF-17 और मुशाक और सारे बना रहे हैं, तो उसकी भी जो अर्ली 70s में ही रखी गई सारी। फिर दोबारा से 1979 में मतलब अफ़गान वॉर में तो अमेरिका और हम दोबारा हो गए, तो एक और मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट जो है वो जो 1983 में F-16 आए पाकिस्तान एयरफोर्स में, क्योंकि अमेरिकन इक्विपमेंट इज़ गुड, लेकिन उसमें भी जनरेशन जो आपने बात की थी ना, तो अब हम अभी तक F-16 से पहले, ठीक है, हम थर्ड जनरेशन में ही मिराजेस और इन्हीं में ही थे। F-16 जब आया, फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, उस टाइम का वो फाइटर, और इट वाज इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। और मैंने तो जो सुना है, मतलब वो यही सुना है कि मतलब बचपन में मेरे पास भी F-16 का एक टॉय था कि F-16 जब आया तो पूरे साउथ एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर जो है वो रातों रात से कहते हैं वो चेंज हो गया। और इंडियंस ने उस टाइम कांग्रेस जो उनकी थी वो राजीव गांधी एंड ऑल दैट, उन्होंने फिर जल्दी में मिराज 2000 और MiG-29 लिए, और वो जहाज़ अभी वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए और थे। मेरे ख्याल है MiG-29 तब का बैठ ही गया है। वो बस मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो मैं उसमें तो फिर बहुत जाऊँगा उनके उन डिसीजंस पे, तेजस पे और सारा, तो फिर तो वो हम, सही। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि F-16 देख के उनको जो थ्रेट हुआ और उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए जो डिसीजंस किए जल्दी में, ठीक है, वो नहीं उस तरह नहीं कर सकते। फिर फाइनली 90s में जाके, लेट 90s में Su-30 MK आई, और वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ें। लेकिन हम हमारी तरफ आए तो 80s में F-16, और उसके बाद 90s को तो लॉस्ट डेकेड कहा जाता है। 90s के अंदर कोई हमारी, 90s में एक्चुअली ये हुआ था कि हम JF-17 प्रोजेक्ट पे अपने इंडिजिनस की तरफ चले लेकिन वो गए। लेट 90s में था। एक्चुअली काम तो R&D तो अर्ली 90s से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट के नाम जो थोड़े से डिफरेंट थे ना, क्योंकि 83 में ही A5 भी आए, ये बॉम्बर्स थे चाइना से, वो ट्विन इंजन थे मेरे ख्याल से। ट्विन इंजन थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो F6 का ही ना आगे उन्होंने फर्दर करके कि F6 भी ट्विन इंजन था, और A5 भी उसी का बॉम्बर रोल में आगे से वो उसका जो इनटेक होता है कि वो आगे उसमें आपको F6 में सुराख नज़र आएगा, तो उसमें उसकी कोन आ गई आगे A5 की, और इनटेक साइड पे चले गए। तो उसके बाद 88-89 में F7s आए, MiG-21 की जो कॉपी, MiG-21 इंडिया के पास था 64 से, तो हमने उसका एक चाइनीज़ वर्जन ले। अब अर्ली 90s में ना हमने पहले सुपर सेबर और फिर सुपर 7 कि यार कुछ करना है, कुछ बनाना है। उस बातचीत करते करते मिड 90s लेट 90s में जाके वो मैच्योर होकर तकरीबन JF-17 की सूरत में आया, लेकिन प्रोजेक्ट जो है ना वो एक सोच वो आ चुकी थी। और इस दौरान मिराज वो जो रोज प्रोजेक्ट था वो भी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा आपने बड़ा ज़बरदस्त, मतलब माशाल्लाह आपका नॉलेज के आपका मुझे बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है कि रोज़ से जो है ना, बेसिकली अब आप कहें कि ROSC रोज़ गुलाब वाला, तो एक्चुअली वो ROSC इज़ रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट, क्योंकि कुछ मिराजेस आपने जो 67 में लिए ना फ्रांस से, वो आप कह लें जी 0 मीटर नए लिए थे, फिर बाद में भी दोबारा मिराज 3 मिराज 5 नए लिए थे। 1990 में ना हमने कुछ मिराजेस लिए ऑस्ट्रेलिया से, एक्स ऑस्ट्रेलियन थे जो यूज़ थे, लेकिन उनकी मतलब लाइफ अच्छी थी, इस्तेमाल नहीं हुए होंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का कोई इतना वो है नहीं। बाद में फिर हमें इसी तरह लीबिया और लेबनान से भी कुछ मिले, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए थे, लेकिन बहरहाल यूज्ड हमने लिए काफ़ी सारे दुनिया से मिराजेस। अब उनको ना आपने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट रोज़ आया कि यार रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट करते हैं, कंपनी सैगम फ्रेंच की उसके एवियोनिक्स करके। तो रोज़ 1 जो है, जिसमें अभी आपने तैमूर वाली अगर आप वो वीडियो देखें तो वो जहाज़ जो जा रहा है, तो उसमें आगे रेडार लगाया गया नोज़ में, और वो उसमें ग्रिफो इटालियन रेडार है, तो उसको हम रोज़ 1 कहते हैं। फिर रोज़ 2 और रोज़ 3, उसमें अगर आप जो बेसिकली अभी 25-27 स्कॉर्न में थे जहाज़, ज़रार उस स्कॉर्न का नाम है, वो गूगल पे भी उसकी तस्वीरें आप देखेंगे ना, तो उसकी नोज़ के नीचे ना आपको ऐसे नज़र आती है, ऐसे कैमरा सा पॉड टाइप का बना, वो फिक्स जो सर ये है फ्लर, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड। तो बेसिकली ये थे आपके नाइट अटैक रोल के लिए कि अब आपने रात को जाना है, घुप अंधेरा, एनिमी ने ब्लैकआउट किया हुआ, क्योंकि ब्लैकआउट जो पहले हमारा एक था कि अच्छा जी एनिमी आएगा तो ब्लैकआउट कर दो, क्योंकि जहाँ बत्ती नज़र आएगी वो उस पर बम मार देगा। अब जब तरक्की हो गई और आपका वो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड लग गया, अब आप जितना अंधेरा करेंगे ना उतना उसको फ़ायदा है, क्योंकि वो ऐसे NVGs लगा के उसको, वो जो ग्रीन आपने वो अमेरिकन मूवीज़ में भी हमने उसको ऐसे जैसे उसके लिए नाइट विजन, ठीक है। तो ये जो रोज़ 2 और रोज़ 3 थे ना, ये थे ये फ्लर और नाइट विजन वाले नाइट अटैक स्क्वाड्रन्स थे। तो ये रोज़ प्रोजेक्ट के 1, 2, 3 जो है ना 3 में हमने चला के, और काफ़ी सारे जो मिराजेस ये हमने सेकंड हैंड जो लिए थे इनको हमने अपग्रेड करके, और वो माशाल्लाह अभी तक मतलब चल रहे हैं। फिर उसके बाद 2000 में तो फिर देखें 2003 में JF-17 की पहली फ़्लाइट हो गई। तो उसके बाद जो है आप अगर देखें वही 9/11 हुआ, और फिर हम दोबारा से सारा करके, तो अब दोबारा से हमारे अच्छे ताल्लुकात हो गए। तो हमें 2008 के करीब जो है ना 2-3 चीज़ें ऐसी मिली जो अगेन मतलब मैं कहूँगा कि बड़ा गेम चेंजिंग थे, ठीक है। एक एवैक्स एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जो SAP 2000, वो हमने स्वीडन से लिए, स्टिल उसी टाइम फ्रेम। दूसरा अमेरिका ने हमें दिए F-16 ब्लॉक 52,
और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसने मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो है ना मेरी तो दिल की तसल्ली हो गई, उससे पहले BVR मैं सर बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह एमरैम M120C-5, क्योंकि उससे पहले मेरे पास BVR नहीं था। फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी वाज विद द एनिमी, ठीक है, वो भी उनकी सुखोई के साथ आई थी। सुखोई के साथ ही एडर नहीं, पहले मिग-29 पे भी थी, मिग-29 और मिराज 2000 पे भी, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे। सुपर सुखोई से एस्टैब्लिश हो गए, सुखोई से एस्टैब्लिश बिल्कुल। तो मैं अब 2008 में जब एस्केलेशन हुई और मुंबई अटैक्स हुए, अब जाहिर बात है हमने तैयारी तो की हुई है, लेकिन डेफिनेटली अगर फर्स्ट शॉट आपके पास है, ठीक है, 2 बंदे आ रहे हैं आमने सामने, आपके पास स्नाइपर राइफल है, मेरे पास नॉर्मल राइफल है, तो मैं डिफेंसिव तो मैं हूँ ना, तो मैं कुछ सोचूंगा कि यार मैं स्नीक इन करूँ, मैं जाके इसको मारूँ, ठीक है। लेकिन जब वो आ गए ना ब्लॉक 52 और एमरैम, अब तो तसल्ली होगी, फर्स्ट शॉट मेरे पास आ गई, ठीक है, जिसका 2019 में हमने देख भी लिया। मिग-21 और वो जो दूसरा Su-30 MKI, क्योंकि सर हसन सिद्दीकी का जो Su-30 MKI है उसका रैकेज गिरा था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो वो अब इंडियंस ना माने तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, वो तो ये भी कहते हैं कि अभिनंदन ने F-16 गिराया था, लेकिन F-16 गिराते हुए तबाह हो गया, गिराते हुए वो खुद ही मर गया, तो वो खैर मरा तो नहीं, वो बरल जहाज तबाह हो गया, हाँ जहाज़ मर गया। तो ये कहने का मकसद ये है कि क्लियरली हमें तो उसी टाइम पता लग गया, लेकिन इंडियंस जो हैं, जो भी उनकी मतलब नहीं मानते या वो जो चेस्ट थंपिंग सारा, तो उनको भी 2019 में अंदाज़ा हो गया कि नहीं भाई फर्स्ट शॉट ये जो कह रहे थे ना ये ठीक कह रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने लिया राफेल प्लस मीटियोर BVR, दोबारा फर्स्ट शॉट, क्योंकि मेरे जो अब एमरैम हैं वो जो C-5 है, उसके बाद C-6, 7, 8 और अब एमरैम 120D D-3 तक, तो जो लेटेस्ट इस टाइम एमरैम है जिसकी रेंज अगर मैं गूगल करूँ तो वो मुझे कहेगा कि नहीं एमरैम की अभी भी अच्छी है, तो क्योंकि मेरे पास तो अभी वो C-5 ही है, तो उसकी रेंज मीटियोर से लेट से कम है, तो मेरे पास अब फर्स्ट शॉट नहीं रही, तो फिर मैंने दोबारा से J10C प्लस PL-50, यानी ये फिर हम अब आ गए अपने 2022 के तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ। तो 2020 के बाद से ये उन्होंने राफेल इंडक्ट करना शुरू किए, हमने बातचीत शुरू की और 2022 से आना शुरू हो गए J10C, अब जो 4.5 पे आ गए हम, 4.5 पे हमने दोबारा से इंडियंस को बताया कि अब फर्स्ट शॉट हमारे पास आ गई है। उन्होंने कहा तुम पाकिस्तानी झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास तो PL-15E है जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और मैंने गूगल किया है, गूगल कहता है कि PL-15E की रेंज है 145, तो मैं 150 किलोमीटर तक आ सकता हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते। अब मैं अच्छा ठीक है आपकी मर्ज़ी है। कहते रहे 2025 हुआ और उनके जो चीफ़ हैं एयर चीफ मार्शल भदौरिया, वो एक गौरव सावंत उनके डिफेंस एनालिस्ट को बता रहे हैं कि यार देखो कितनी ज़्यादती की बात है कि हमें उन्होंने कहा कि PL-15E है और चाइना से एक्चुअल PL-15 ले लिया और हमें 150 से ऊपर मार दिया। तो मैं अब उस चीफ़ को मैं सैल्यूट करूँगा कि सर मैं नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको बताऊँगा मेरे पास ये है, मतलब वही जो आप पहले कहते हैं कि वर्स्ट केस आप अपने लिए रखते हैं, बेस्ट एनिमी को देते हैं। अब मुझे अगर मैं होता ना सर, अल्लाह ना करे कि मैं इंडियन होता, लेकिन लेट से, और मुझे ये 1% भी शक होता कि 99% आप मुझे बता रहे हैं अजीत दोवल साहब या रॉ और सारे के सारे कि वो जो उनकी वीडियोज़ हैं कि मैं पाकिस्तान में यहाँ भी गया वहाँ भी गया, तो वो अजीम लोगों से मैं क्या बात करूँ। लेकिन अगर वो मुझे आके कह रहे हैं कि जी 99% ये है कि पाकिस्तान के पास PL-15E है, लेकिन 1% चांस है कि शायद एक्चुअल PL-15 भी चाइना ने दे दिया हो, तो मैं एज अ प्रोफेशनल फाइटर पायलट ना मैं तैयारी करूँगा PL-15 एक्चुअल की, कि मैंने 200 किलोमीटर पे डिफेंसिव एक्शन लेना है, फिर कोई स्नीक इन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर वाकई PL-15 हुआ, ठीक है, तो मैं इस पे बच जाऊंगा, और अगर ना हुआ तो ठीक है बोनस है। बट अगर जैसे अभी उनके साथ हुआ कि मैं 99% के साथ कि नहीं यार इंशाल्लाह नहीं हो, खैर वो तो इंशाल्लाह नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह नहीं होगा, और मैं 150 तक चला गया और उन्होंने पेशकश करके मेरे राफेल टैंगो डाउन हो गए, तो मैं वापस आके क्या मैं जवाब दूंगा? क्या मुझे तो खैर पता नहीं अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ ना उनके चीफ को मैंने इसीलिए कोट किया कि दैट मीन्स कि उनको ये जो भी बताया गया था उन्होंने उसको मनोअन मान लिया। अच्छा, हमारी एवोल्यूशन बीच में रह गई, लेकिन इसकी तरफ मैं भी आऊँगा कि राफेल और उसके बाद फिर वो मज़ीद राफेल ले रहे हैं 126, 120, इसके ऊपर बात करेंगे। हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स 4.5 के बाद अब 5th जनरेशन की तरफ हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, जा नहीं रहे बल्कि पहुंच चुके हैं। तो 5th जनरेशन में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो J-35 ज़रूर पब्लिक जो है वो जानना चाहती है कि J-35 क्या है, कब आएगा, कितनी तादाद में आएगा, कितने नंबर्स में आएगा। दूसरा पाकिस्तान और तुर्की का जो प्रोजेक्ट है, जो कि मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तुर्की से ले नहीं रहा, बल्कि मेरे ख्याल सब जानते भी हैं कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के अंदर बाकायदा शरीक भी है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के आप साइंटिस्ट कह लें, हमारा जो अमला है वो टर्की में ट्रेंड हो रहा है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और पाकिस्तान में भी इसकी असेंबली की तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं या हो चुकी हैं। ये अब आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि जो 5th जनरेशन का सफ़र है ये कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और फिर वंस अगेन यहाँ पे ये ज़रूर
अली हमदा साहब भी बात कहते हैं और मैं भी कहूँगा कि सिर्फ प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, सिर्फ प्लेटफॉर्म ले लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम प्लेटफॉर्म की ही बात कर रहे हैं कि ये 2-3 नए प्लेटफॉर्म हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, जिसके अंदर J-35 है, मुमकिन तौर पर कान भी है। उसके अलावा हम नए अपने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ले रहे हैं चाइना से, KJ-500, उसके अलावा HQ-19 की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा आप ज़रा हमें एक्सप्लेन करें कि ये हैं क्या और इनके आने से ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन बदलेगी। बिल्कुल सही है कि अब हमने देखें, जैसे हम तकरीबन बात करके कि J-17 पाकिस्तान ने बना लिया, फिर J-10C ले लिया, F-16 ब्लॉक 52 आ गए, अब ब्लॉक 1, 2, 3 J-17 में भी फिर बेहतरी आती गई। फाइनली ब्लॉक 3 इज़ माशाल्लाह वेरी गुड, वो भी 4.5 जन जो है। अब आगे चलते हैं, इसमें एक और PFX भी मेरा ख्याल है जी PFX ऐड कर लिया जाए। बिल्कुल। तो अब हम आगे इसके बाद 2025 के बाद आगे की कि अब बात होनी है 4.5 तक तो हम आ चुके हैं। तो अगला है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन बेसिकली मैं ब्रीफली बता देता हूँ, लोगों को वैसे पता ही आजकल तो कि स्टेल्थ होता है, जिनको तो दिलचस्पी है उनको पता है। हाँ पता है कि अब 5th जनरेशन के लिए जो है ना, जो रिक्वायरमेंट है कि अगर जहाज़ चाहे जितना मर्जी एडवांस्ड है, राफेल है, J-10C है, अगर वो स्टेल्थ नहीं है, यानी कि लो ऑब्जर्वेबिलिटी LO के रडार पे नज़र आ जाता है दूर से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो वो 5th जनरेशन नहीं हो सकता। बाकी उसमें आप जो मर्जी एडवांसमेंट लगा दें, तो 5th जनरेशन वही होगा जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है। उसमें अमेरिका ने बनाया सबसे पहले F-117 नाइट हॉक था, फिर B-2 बॉम्बर, लेकिन फाइटर्स में F-22 उनका एक मेन जो सबसे अच्छा जहाज़, फिर F-35, अब फिर बनाया चाइना ने J-20 और फिर अभी J-35। बाकी जो जहाज़ है ना, वो अभी थोड़े से आप कह लें कि जैसे साउथ कोरिया भी अपना KF-21, तुर्की की आपने बात की, KF-21 को ट्रू 5th जनरेशन नहीं कहा जाता, उसकी शायद इंटरनल वेपन्स भी नहीं है अभी वो बन रहे, मतलब उसका ब्लॉक 1, 2 ना, जैसे Su-57 भी अब रशिया ने कहा कि ये स्टेल्थ है, लेकिन लोग जो वेस्ट वाले भी और मेरे अपने ख्याल में भी कि वो ट्रू 5th जनरेशन इंडियंस लोग देख के आए हैं, लोग तो कह रहे हैं उसके कील कांटे भी बाहर नजर आ रहे हैं। वो खैर वो तो चले प्रोटोटाइप हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी ना काफ़ी उसके इंजन्स के और वो, क्योंकि स्टेल्थ सिर्फ वो रेडार वाला नहीं होता ना, इंफ्रारेड सिग्नेचर से अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो वो इंडियंस जो है वो धमकियाँ देते थे कि अच्छा तुम J-35 ले लोगे तो हम Su-57 ले लेंगे। तो मैंने कहा ले लो भाई, वो नहीं है 5th जनरेशन। तो उन्होंने कहा तुम तो जेलस होकर कह रहे हो, तो मैं अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो ऑप्शंस हैं दुनिया में कि F-22 और F-35 अमेरिकन और J-20 और J-35 चाइनीज़। अब पाकिस्तान जो है वो मैंने भी ये मतलब वो देखी, आई थिंक ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही कोई जून जुलाई की कोई ट्वीट थी कि प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर और साथ उसमें लिखा होता है कि चाइना ने ऑफ़र किया है ये सारा पैकेज इसी तरह तकरीबन 40 J-35, KJ-500 4 और उसमें HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अब उसके बाद आगे मैं वाकई कि मतलब मैं लोग पता नहीं कहेंगे कि अच्छा बताना नहीं चाह रहे या क्या। मैंने कहा यार मैं रिटायर हो चुका हूँ तो मुझे ये वाकई नहीं पता कि नेगोशिएशंस हो रही हैं नहीं हो रही कहाँ तक। मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि जब वो आएंगे ठीक है तो उसका क्या क्या फ़ायदा होगा, लेकिन कब आएंगे मैं ओपन सोर्सेज से ही जैसे मैंने देखा कि शेनजियांग में फैक्ट्री लोगों ने कहा जी 2025 में आ जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं लगता क्योंकि वो फैक्ट्री अभी बन रही है, जिस कंपनी ने बनाना है ना शेनजियांग ने, उनकी अभी स्टार्ट हुई है मैस प्रोडक्शन और बहुत बड़ी फैक्ट्री है वो, ठीक है। तो नाउ इट मेक्स सेंस कि हाँ जब वो मैस प्रोडक्शन के साल के 80 से 100 जहाज़ बना लेंगे तो 2026-27 में तो वो अब दे सकते, 2025 में वो वाकई बहुत इब्तिदाई था। तो अब ये बात मतलब मैंने इसलिए बताई कि उसके अंदर कि वो अब वो कहेंगे जी कब आता है, तो मैंने कहा यार मेरा अंदाज़ा है कि 26-27 की विंडो में इंशाल्लाह आ जाएगा। इससे आगे मैं वाकई मुझे नहीं आइडिया कि कहाँ तक डील साइन हो चुकी है नहीं हुई। उसमें हमारे रिसोर्सेज ऑब्वियसली क्योंकि मतलब मैं इतना तो मैं जब कमांड कर रहा था कि आपके पास इतना बजट आता है उसके अंदर फिर आपने प्रायोरिटाइज़ करना होता है। तो मेरी अगर टॉप प्रायोरिटी में अभी ये है कि अच्छा HQ-19 जो है वो थोड़ा महंगा है और मैं अभी नहीं ले सकता, लेकिन J-35 और KJ-500 ले लूँ तो वो पहले आ जाएंगे। HQ-19 थोड़ा सा डिले हो जाएगा कि नेक्स्ट बजट में कर लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने कहा मुझे वाकई इनका आइडिया नहीं है। जो इनका इफेक्ट होगा ना सर ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये हो गया कि 5th जनरेशन अभी तक साउथ एशिया में नहीं है। तो एक तो ये जो गैप है ना कि ये 4.5 दोनों तरफ थे, ठीक है। वो जो DJSPR की उसमें भी वो सर औरंगजेब ने कहा कि इट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एयर पावर कि उधर भी 72 हाईटेक, ठीक है, 4.5 जन इधर भी और PVR। तो अब जब 5th जनरेशन आएगा ना तो उसका इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं। मेरे ख्याल है 2035 तक तो बिल्कुल कोई नहीं है। इनका M का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ना वो उनकी अपनी है 2035, मुझे उस पर भी वो मेरे ख्याल है वो भी अभी ड्राइंग बोर्ड्स पे नहीं है, कोई कहीं भी नहीं। उसकी जो टाइमलाइन है ना वो मुझे रियलिस्टिक नहीं लगती कि 2035 में भी शायद ना आए, लेकिन चले बहरहाल अब इतना उनको क्या मैं कहूँ कि 2035 में शायद आ जाए तो अभी 10 साल तो कहीं नहीं गए ना। उसके अलावा अमेरिका उनको F-35 नहीं देगा, चाइना से वो ले नहीं सकते, Su-57 5th जनरेशन है नहीं। तो इंडिया में 5th जनरेशन नहीं आना, पाकिस्तान में इंशाल्लाह आ जाएगा।
ये खुद ही आप खुद मतलब अंडरस्टैंड कि जब वो 4.5 और मैं 5th हूँ और वो भी 4.5 है, बेशक वो 114 राफेल ले लें जो भी कर लें, 5th जनरेशन और 4.5 का मुकाबला जो है उसमें हमेशा 5th जनरेशन अबव होगा। फिर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि एक प्लेटफॉर्म होता है सारा, उसके साथ मुझे एवैक्स चाहिए अर्ली वार्निंग, ठीक है, उसके साथ मुझे HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड चाहिए, ठीक है, वो पूरे का पूरा एक मल्टी डोमेन चलता है। ये सारा के सारा इंशाल्लाह अगर हो जाता है तो गुड, अगर नहीं भी होता सिर्फ J-35 भी आ जाता है फ़िलहाल के लिए, तो भी बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्लियरली पाकिस्तान के हक़ में हो जाएगा इन एयर पावर। साउथ एशिया के अंदर आप हमेशा कहेंगे कि पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ बेटर देन इंडियन एयर फोर्स। और इन तीनों चीज़ों की जब इंटीग्रेशन का या इंटीग्रेटेड रिजल्ट हम देखेंगे उस वो फोर्स मल्टीप्लिकेशन जो आप कहते हैं ना, कि मैंने अगर कहा ना कि इस प्लेटफॉर्म की ये फोर्स है, लेट्स से 10 है, तो फोर्स मल्टीप्लिकेशन 3-4 डोमेन्स मिला के हो सकता है कि वो 10 से 20, 30, 40 हो जाए। तो ये बेसिकली आपने उसको जब J-35 को अगर इस्तेमाल करना है ना विद HQ-9 तो अभी भी है, HQ-16 भी है, विद HQ-19 एंड KJ-500, KJ-500 ना भी आए तो वही SAP 2000 अभी भी है, तो वो उसकी आप उसको एक प्लेटफॉर्म को आइसोलेशन में नहीं देख। अच्छा, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि जो जिस तरह से हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे उसमें डेफिनेटली एक एफर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। मौजूदा एयर चीफ ने, सिद्धू साहब ने, ये इतनी जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई है? मुझे तो ये जादुई लगती है, या वो फिर वो डंडा लेकर खड़े रहते हैं और वो 24 आवर्स काम करते हैं और आप लोगों से भी काम करवाते रहें। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी कैसे हो गई और इतना ये मिरेकल है? हाँ, ये जो आपने जो बात की है ना, ये वाकई उनके जो अभी वो साथ PSO हैं वो मेरे उस्ताद हैं, तो जी वो मेरे पर्सनल इंस्ट्रक्टर हैं, तो मैं उनका पहला स्टूडेंट था जो पेश हुआ। तो सर के साथ मतलब बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो वो ये कहते हैं यार मतलब दिन रात कुछ नहीं है, मतलब रात के 2 बजे 3 बजे तक भी ना, ठीक है, दफ्तर में बैठे हैं और काम चल रहा है और सारा कुछ। तो एक तो यही बात कि वो वाकई मतलब उनका जो वो वर्किंग आवर्स है ना, जो हार्ड वर्क और सारा। दूसरा मुझे जो है ना, हम फाइटर पायलट्स पे एक जो है ना वो लेबल लगता है कि यार आप लोग बड़े ना वो एटीट्यूड वाले और ईगोइस्टिक होते हैं, दूसरों को कुछ नहीं समझते, उड़े रहते हैं। हाँ बस। तो अब मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि प्रोफेशनल तो सारे, जैसे हमने कहा ना वो सर नूर खान असगर खान से कि यार पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रोफेशनलिज्म तो है, तो सारे चीफ ऑफ स्टाफ आते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन अब एक फ़ाइटर पायलट के लिए अपने कॉकपिट से निकल के सोचना कि नहीं यार इंजीनियर्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मुझे साइबर वॉरफेयर के लिए चाहिए, मुझे स्पेस के लिए चाहिए, सारा कुछ ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप तो वो उन्होंने जब ये सोचा, सबसे पहले तो ये इसी पे मैंने कहा कि यार ये एक बंदे ने यही सोच लिया ना कि सिर्फ फाइटर पायलट नहीं कि हम ही हम हैं, बाकी भी ज़रूरत है। फिर अब उस ज़रूरत को बनाना, नेक्स्ट स्टेप बनाया गया, नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क, साइबर कमांड बनाई गई, स्पेस कमांड बनाई गई। फिर इन सब को इंटीग्रेट करना कि आपने बताया, डेडलाइंस दी कि J-10C के पायलट्स और इंजीनियर्स और एयर डिफेंस कंट्रोलर्स ये एक्सरसाइज करें। अभी भी गोल्डन ईगल एक एक्सरसाइज हुई है साउथ में, वो भी इसी तरह सारा। और फिर उसके रिजल्ट्स मैं खुद देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसको यूँ करें, इसको यूँ करें, बिकॉज ये ओवरनाइट तो हो ही नहीं सकता। जो आपने 7 मई को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन उसकी तैयारी पिछले 2.5 से 3 साल से चल रही है, ऑपरेशन सर्फ रिटॉर्ट के बाद जारी। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी बात कि देखें जो वो आर्टिकल आया है कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वाज स्लीपिंग देयर और सारा, मैं वाकई हमने इस जगह देखी भी है। हाँ बिल्कुल। तो वो उसके अंदर जो है ना, मुझे वाकई ना कि अगर वहाँ पे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ प्रेजेंट ना होते तो वो जो चेन ऑफ कमांड होती है ना कि एक कंट्रोलर ने देखा, उसने अपने सीनियर को बताया, सीनियर ने उसको बताया, फिर आपने चीफ लेट से सो रहे हैं या घर में हैं तो आपने उनको कॉल की। वो जो टाइम ज़ाया होता है ना, एक बंदा अपने सामने सारी पिक्चर देख रहा है और वो वहीं से बता रहा है कि ओके नाउ डिटर, नाउ अशोर, किल, डिनाई, नाउ डू दिस, नाउ डू दैट, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंस थी ना, उन्होंने तारीखी जुमला भी कहा कि राफेल चाहिए। राफेल के बगैर सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इंडियंस ने इतना मजाक उड़ाया, लेकिन इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि आपका जो मोदी साहब ने कहा था कि अगर राफेल होता तो नतीजा कुछ और होता, तो मैंने आपका गरूर तोड़ना था, मैं 10 भी गिरा देता ना Su-30 MKI, आपने कहना था कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो 3 से 4 राफेल जो है ना, वो कहते हैं 3 या 4 हैं, तो मैंने कहा यार 3 तो उसी रात मारे थे, चौथा डैमेज था, वो बाद में कंफर्म हुआ। अब अगर अल्लाह करे कोई 5वां भी हो जाए जो डैमेज है वो रिटर्न ऑफ हो जाए तो फिर 5 हो जाएंगे। लेकिन ये आपके जो 3-4 राफेल है ना, ये 10-15 Su-30 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बिल्कुल नाजरीन आपने सुना किस तरह से अली हमजा साहब ने बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर एनालिसिस किया जो तीनों चारों वॉर्स हमने देखी, और ख़ास तौर पर
पाकिस्तान एयरफोर्स की जो नेक्स्ट जनरेशन प्रेपरेशंस हैं या ट्रांसफॉर्मेशन है उसका उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर बताया कि 2-3 प्लेटफॉर्म्स का हम जिक्र करते हैं, KJ-500 का, J-35 का, HQ-19B का। डेफिनेटली जब ये प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर आएंगे, पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होंगे, तो वंस अगेन साउथ एशिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हम तब्दील होता हुआ पाकिस्तान के हक़ में जाता हुआ, वैसे ऑलरेडी है, मज़ीद इस्टेब्लिश होता हुआ देखेंगे।